हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आयुष चंद्रा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, और एक एंग्जाइटी एंड ओसीडी एक्सपर्ट भी हूँ। मैं इस फील्ड में रहते हुए हज़ारों लोगों को ट्रीट कर चुका हूँ अभी तक, और कई सारे लोगों से एवरीडे बात करता हूँ। उनके ओसीडीज़, नेगेटिव थॉट्स, उनके डिप्रेसिव सिम्टम्स, हर एक चीज़ को ठीक करता हूँ। बिकॉज़ यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है और यही मेरी पूजा है। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है, एक्चुअली मैं अपने पूरे तन मन और धन से, शिद्दत से इसके अंदर लगा हुआ हूँ और लगा ही रहूँगा। बिकॉज ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एक्शंस, कंपल्शंस, इनसे बहुत ही करीबी रिश्ता, बहुत ही करीबी संबंध रहा है मेरा। आई हैव सीन पीपल सफरिंग, आई हैव सीन पीपल क्राइंग, आई हैव सीन रिलेशंस गेटिंग कम्प्लीटली रून्ड। बुढ़ापे में बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, यंग एज में आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड्स, आपके पार्टनर, बच्चे सब परेशान रहते हैं, करियर बन नहीं पाते, एजुकेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सब कुछ मैं आए दिन सुनता हूँ। और अल्टीमेटली इंसान करता क्या है, अपने आप को ओसीडी के ऊपर समर्पित कर देता है, ओसीडी को समर्पित कर देता है अपनी लाइफ। एक कोना पकड़ लेता है, घर में बैठा रहता है, क्योंकि ओसीडी के थॉट्स से भागना तो नामुमकिन है। क्यों? कल्पना से कहाँ भागोगे? असली कोई शेर हो तो आप भागो भी, असली कोई कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आप भागो भी, लेकिन ब्रेन से कहाँ भागोगे? थॉट्स तो अंदर है, थॉट्स तो जाते नहीं हैं। थॉट्स कोई आसान बात नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग, मन पे काबू करना कोई आसान बात नहीं है। ऑलराइट, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन ये आसान तो नहीं है। मैं कोई इसमें ग्लोरीफाई नहीं करने वाला, कोई शुगर कोटिंग नहीं करने वाला, क्योंकि सदियों सदियों से, नॉट आज के ज़माने से, आज तो हम साइंटिस्ट हैं तो हम बात कर रहे हैं, सदियों से जब ये कोई सृष्टि शुरू हुई थी, कहीं वेद पुराण, कहीं से कहीं तक देखोगे आप, हर एक फिलोसोफर, हर एक राइटर, हर एक बुद्धिजीवी, इंटेलेक्ट फिलोसोफर यही बात करते आए हैं हर धर्म ग्रंथ में कि मन पे कैसे काबू करना है। राइट? कोई इससे डिसएग्री नहीं करेगा। हर एक ग्रंथ में, हर एक रिलीजियस टेक्स्ट में कहीं ना कहीं आप सुनोगे मन के ऊपर बहुत फोकस है। नेगेटिव विचार, मन की चंचलता, इंद्रियों पे कैसे काबू करें। किसी धर्म में इसको शैतान बुलाया गया है, शैतान ने आपको पकड़ लिया। किसी धर्म में आपको इसको इच्छाएं बताई गई हैं, इंद्रियां आपकी हैं जो चंचल रहती हैं, चंचल मन है, बहुत तरह तरह के नामों से। लेकिन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, एंड दैट इज़ अवर ब्रेन। आज हम उसको ब्रेन कहते हैं, माइंड कहते हैं। उसमें आने वाले थॉट्स हमें परेशान करते हैं और हम घर में बैठ जाते हैं कोना पकड़कर। देखिए क्या है, मैं कई बार ये बताता रहता हूँ, आपको समझना पड़ेगा ब्रेन कैसे बना है, ब्रेन की डेवलपमेंट कैसे हुई है, उसी में सारा राज छुपा हुआ है। साइंटिफिकली एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं जो लोग, वो समझेंगे मेरी बात, कि ब्रेन, जैसे कहते हैं ना, एक तो कॉमन थ्योरी है कि इंसान जो है बंदर से इंसान बना, आज का मॉडर्न ह्यूमन, होमोसेपियन कहते हैं। जब हमारा ब्रेन बना, डेवलप हुआ, तो सबसे पहला जो ब्रेन का पार्ट था, हर एक चीज़ डेवलप होती गई ना, बढ़ती गई, तो पहला जो ब्रेन का पार्ट बना, जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, रेप्टिलियन ब्रेन भी कहते हैं उसको आम भाषा में, उसमें सिर्फ दो ही फंक्शन थे। उसका काम सिर्फ एक ही है, सर्वाइवल। राइट? बचना। आप रेप्टिलियन ब्रेन में आप लिजर्ड को देख लीजिए, स्नेक्स को देख लीजिए, कोई भी रेप्टाइल्स को देख लीजिए, उनका काम है बचना, ज़िंदगी को बचाना। तो उसके लिए दो ही काम करता है उनका ब्रेन, या तो भाग जाएं, या छुप जाएं, या भाग जाएं, या लड़ लें। ठीक है? फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। ठीक है? ये चीज़ करता है, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, 3F। फिर थोड़ा और ब्रेन डेवलप हुआ, सृष्टि आगे बढ़ी, संसार आगे बढ़ा, डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, तो इंसान के अंदर थोड़ा सा इमोशंस ऐड हो गया। इमोशंस, सर्वाइवल के लिए इमोशंस ऐड हुए। इमोशंस ऐड होने पर भी इंसान इतना नहीं सर्वाइव कर पा रहा था जितना पहले करता था। इमोशन से क्या हुआ, हमारी बॉन्डिंग बढ़ी, हमने ग्रुप्स में रहना शुरू किया। आप प्राइमेट्स को देखेंगे, जैसे मंकीज़ को देखिए, आप साथ में रहते हैं, ग्रुप बना के रहते हैं। राइट? उनमें एक भावना होती है, इमोशंस होते हैं, वो बढ़ा हम में। फिर भी हम इतना ज़्यादा बेटर कोप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तब भी काफ़ी खतरे थे। फिर हमारी ब्रेन ने और प्रेशर डाला। ठीक है? यूनिवर्स ने और प्रेशर दिया कि और ग्रो होना चाहिए, और फिर बना हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा न्यू कॉर्टेक्स, यानी कि नया ब्रेन। इसमें आई थिंकिंग की पावर, रैशनलाइजेशन की पावर, सोचने समझने की शक्ति।
अब हम चीज़ों को सिर्फ देखते नहीं थे, सिर्फ फील नहीं करते थे, हम उसके ऊपर क्वेश्चन भी करते थे, राइट? समझ रहे हो आप? जैसे आप मान लो किसी डॉग को बिस्किट दोगे तो वो डॉग अपने टेल हिलाते हुए आएगा और बिस्किट खा लेगा, बड़ी खुशी खुशी खा लेगा। वो ये नहीं देखेगा कि बिस्किट में कुछ पॉइजन भी हो सकता है, जो दे रहा है वो कौन है, वो स्ट्रेंजर है, नोन पर्सन है, कौन है, नहीं देखेगा। सर्वाइवल के चांस फिर भी कम थे। तो अब क्या हुआ कि जब नया कॉर्टेक्स बना, फ्रंटल ब्रेन बना, तो अब हम उसके बियॉन्ड सोचने लगे कि भाई क्यों दे रहा है ये बिस्किट हमें, कौन है ये, कैसा बिस्किट है, साफ़ है, गंदा है, क्या है, नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हम सोचने लगे। अब इस थिंकिंग के साथ डेवलप हो गया हमारा प्रॉब्लम ऑफ ओसीडी भी, एक्सेसिव थिंकिंग। रुकी नहीं ना थिंकिंग, कई लोगों में एक्सेसिव थिंकिंग हो गई, बहुत ज़्यादा सोचना, बाल की खाल निकालना, तो ये बन गई हमारे लिए मुसीबत। करते करते ओसीडी के जो फियर्स डेवलप हो गए, और वो कैसे डेवलप हुए ओसीडी के फियर, थ्योरीज बहुत सारे हैं, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको कॉमनली बताऊं, एक व्यू है कि हमें जो ये ओसीडीज़ के थॉट आए हैं ये बने हमारे आसपास से ही हैं, ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ गए कि अचानक से प्रकट हो गए, आसपास की कहानियों से ही आए हैं, जो हमने सुना, देखा, बड़े होते होते महसूस किया, पेरेंट्स ने कुछ कहा, टीचर्स ने कुछ कहा, मीडिया, सोशल मीडिया पे, टीवी में कुछ देखा, इन्हीं कहानियों से हमारा ब्रेन बनता है। एक्चुअली हमारा ब्रेन कहानियों से ही बना हुआ है, जो सुना वही हम मान लेते हैं ज़्यादातर। बच्चों को आप जो बताओगे वो वही करेंगे, ठीक है, आप जैसा सिखाओगे वैसा ही सीखेंगे। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो यूजुअली क्या होता है, टीनेजर के टाइम पे ज़्यादातर हम अपने जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमें अपने आसपास के बच्चों से मिले या टीवी से मिले या पेरेंट्स से मिले, टीचर से मिले, हम इनको चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल बोला कि गुस्सा नहीं करते बेटा, लड़ाई नहीं करते, गाली नहीं देते, अल्कोहल नहीं करते, कुछ नशा नहीं करते, बहुत सारी सीख मिलती है, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। इन मैसेजेस को हम चैलेंज करते हैं, हमारा ब्रेन अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस है चैलेंज करना, ठीक है। जैसे कि घर में बोला गया मेरे कि बेटा अकेले बाहर नहीं जाना, फिर एक टाइम ऐसा आया होगा कि मैंने सोचा होगा चलो जाके देखते हैं क्या होगा, सब तो जाते हैं, तो मैंने चैलेंज किया, मैं बाहर गया और मैंने महसूस किया कि सब सेफ़ ही है, तो मैंने नया बिलीफ बना लिया कि नहीं नहीं वो तो डराने के लिए कह रहे थे, बाहर इतनी भी बुरी दुनिया नहीं है, तो वो बिलीफ रिप्लेस हो गया। नेचुरली ये प्रोसेस हो जाता है कई लोगों में, लेकिन कुछ लोग कुछ एरियाज़ में अटक जाते हैं और उसको पत्थर की लकीर मान लेते हैं, रूल्स को, जो रूल्स आपको आसपास से मिले हैं उसको, नसीहत जो आपको आसपास से मिली है, पत्थर की लकीर मान लेते हैं उसको, और उसके बाद उनको कई तरीके के प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज 7 तरीके की ओसीडीज़ डेवलप करने वाला हूँ, या फियर्स कह लें, जिसके लिए हम रिचुअल्स करते हैं। तो पहला तो है जो सबसे कॉमन देखने को मिलता है, या ओसीडी का नाम आते ही लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ आती है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एक ही चीज़ मत सोचो कि ओसीडी का मतलब यही है, एंड दैट इज़ कंटामिनेशन ओसीडी। आधे लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, कर लिया था तो नीचे बता दीजिएगा कमेंट में। कंटामिनेशन ओसीडी, गंदगी, घिन, ये नहीं छूना, वो नहीं छूना, यहाँ हाथ नहीं लगाना, वहाँ हाथ नहीं लगाना, कुछ बुरे परिणाम होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, कुछ ना कुछ होगा, बीमार हो सकता हूँ, या कुछ गंदा लगा दूंगा तो बीमारी हो सकती है, घिन आ रही है, घिन के चक्कर में लाइफ त्याग देंगे, गंदगी के चक्कर में लाइफ त्याग देंगे। लाइफ का मतलब समझ रहे हो आप? लाइफ का मतलब सिर्फ साफ रहना नहीं है ना, लाइफ तो जीने के लिए है, घूमने के लिए है, पढ़ने के लिए है, एक्सपीरियंस करने के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, मेहनत करने के लिए है, रिश्ते बनाने के लिए है, प्यार मोहब्बत, वो सब भूल जाएंगे, सिर्फ साफ 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 साफ। वैसे ही और भी ओसीडीज़ बनते हैं, जैसे मैजिकल नंबर्स या मैजिकल थिंकिंग ओसीडी। मैजिकल थिंकिंग ओसीडी में क्या होता है, कोई भी एरी गैरी ABCD चीज़ को आप कुछ मीनिंग दे देते हो, मैजिकल मीनिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस पर्टिकुलर नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, रैंडम 4 5 8 9, कुछ भी रैंडम 1 2 3 4 5, एनी नंबर इज़ अनलकी और लकी। कलर्स को, दिस कलर इज़ लकी, दिस इज़ अनलकी, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, कुछ भी दो चीज़ों को लिंक कर देते हो साथ में, ठीक है। मैजिकल थिंकिंग ओसीडी में यही होता है। रिचुअल्स भी आप बना लेते हो, ठीक है, कि अगर मैंने अपने वाइट शर्ट को पहन लिया तो सब अच्छा होगा, कोई और कलर पहन लिया तो बुरा होगा, इस रास्ते से गया तो अच्छा होगा, नहीं तो और बुरा होगा, ये नहीं किया पर्टिकुलर चीज़, चप्पल को सीधा नहीं किया तो ये होगा, नहीं तो वो होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, डेथ होगा, कुछ भी हो सकता है, गुड लक, बैड लक, पास फेल, एनीथिंग, राइट। तो मैजिकल थिंकिंग चलती रहती है। फिर आता है रिलीजियस और मॉरल, रिलीजन एंड मॉरल, इसको स्क्रूपुलोसिटी भी कहते हैं, सही गलत, बहुत ज़्यादा मॉरल, हाइपर मॉरलिटी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में ये, क्योंकि हमारा स्पेशली एशियन कंट्रीज़ जो हैं, हम लोग बड़े हुए हैं धर्म के आसपास, रिलीजन के आसपास, बहुत इन्फ्लुएंस रहा है इसका, मॉरलिटी का, इसका। ऑल्दो इट्स
ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा मैं ट्रेंड देखता हूँ कि मेरे पेशेंट जो हैं वो इंटरनेशनल, कहीं बाहर से है, कोई लंदन से है, कोई फ्रांस से है, कोई कहीं से है, कोई ब्रिटेन से है, कोई आयरलैंड से है, बहुत जगहों से मेरे पास पेशेंट्स आते हैं। ऑनलाइन हम बात करते हैं, इन पर्सन भी कभी कभी मिलते हैं। तो ये देखा गया है कि एशियन कंट्रीज़ में रिलीजियस, मॉरल, गुड बैड, इसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ये किया तो भगवान बुरा मान जाएंगे, वो किया तो पाप मिल जाएगा, ये किया तो ये बहुत बुरा होता है, आई शुड नॉट डू दिस, हार्म नहीं करना, गाली निकल जाएगी तो गलत है, बुरा विचार आ गया तो बहुत बड़ी गलत पाप हो जाएगा, कुछ भगवान बुरा मान जाएंगे, कुछ ना कुछ मेरे परिवार को सज़ा मिलेगी, मुझे सज़ा मिलेगी, लाइफ अच्छी नहीं होगी, इवन आफ्टर लाइफ ख़राब हो जाएगी, मरने के बाद चैन नहीं मिलेगा। बहुत सारे फालतू की चीज़ें दिमाग में आती हैं रिलीजियस एंड मॉरल्स के बारे में। ये सही है या गलत है, ये मॉरल है या इमॉरल है, डाउट्स करते रहते हैं और फिर रिप्लेस करेंगे, उसको पूछेंगे, रीअश्योरेंस लेंगे, कभी कहीं इंटरनेट पे पढ़ेंगे, गूगल करेंगे, किसी को और को पूछेंगे, पापा मम्मी चाचा चाची किसी को पूछेंगे। देखिए, मॉरल और रिलीजियस व्यूज़ जो है ना, वो सबके बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, बहुत अपने पर्सनल होते हैं, ठीक है, जाती होते हैं आपके। ये आपको कोई बता नहीं सकता कि ये करो वो करो, ये सही वो सही, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। आज से कई साल पहले जो चीज़ें गलत थी वो आज सही मान रहे हैं हम, ठीक है। बहुत सारी आप चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके घर में बोलेंगे भाई बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो ऐसा होगा, लेकिन आप नहीं मानते। कोई कहते हैं इस टाइम नॉनवेज नहीं खाना, आप खा लेते हो, या ये। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर लेते हैं और बिलीफ सिस्टम हमारा चेंज हो जाता है कि देयर इज़ नथिंग डेंजर इन दैट। देखिए, जो रिलीजियस मॉरल बिलीफ्स बने थे, ये किसी टाइम पे एक पर्पस सॉल्व करने के लिए बने थे, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए या सेफ रखने के लिए बने थे। आज के टाइम पे वो ज़माना नहीं रहा है। आज अपनी ज़िंदगी में इसको फॉलो करके अपनी ज़्यादा और आप ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। किसी ईश्वर, किसी रिलीजन, किसी धर्म ग्रंथ में ये नहीं कहा है कि जीवन मत जियो ढंग से। जीवन आपको दिया है ऊपर वाले ने तो खुल के जीने के लिए दिया है, डर के जीने के लिए नहीं दिया है। ईश्वर के साथ संबंध आपके खुशी के, प्यार के, प्रोटेक्शन, लव, सिक्योरिटी ऐसे होने चाहिए। खौफ में जीना कोई जीना नहीं है, राइट। ईश्वर ने ज़िंदगी बख्शी है तो वो खुल के जीने के लिए बख्शी है। मैजिकल नंबर्स को, मैजिकल थिंकिंग को जैसे आप लोग देखते हो, वैसे ही रिलीजियस और मॉरल में भी कभी कभी मैजिकल थिंकिंग होती है इंसान की। ये कर दूंगा तो भगवान बुरा, भगवान का कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, रैंडम चीज़ कर रहे हो, ठीक है। तो रिलीजियस और मॉरल स्क्रूपुलोसिटी में भी आप देखेंगे कि बहुत तकलीफ होती है इंसान को। फिर हम अगले ओसीडी की बात करते हैं, सेक्सुअल कंटेंट वाला ओसीडी, जहाँ पे आपको फॉरबिडन थॉट्स आते हैं। इसमें आप स्टेयरिंग ओसीडी को भी लगा सकते हैं, होमोसेक्सुअल ओसीडी को भी लगा सकते हैं, HOCD, TOCD इसको बात कर, ट्रांसजेंडर ओसीडी। कहीं मैं कन्वर्ट ना हो जाऊं किसी और जेंडर में, मुझे कोई और सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जाऊं, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, ये गलत था सही था। क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, बिकॉज सेक्स भी एक तरह का टैबू है, ऐसे विचार भी एक तरह के टैबू विचार हैं कि आपको बताया गया ये विचार नहीं आने चाहिए। विचारों का आना ब्रेन में और जाना, ये कभी भी ह्यूमंस के बस में रहा नहीं है, और आप उनसे लड़ रहे हो कि सेक्सुअल विचार आए, सेक्सुअल कंटेंट नहीं देखना, सेक्सुअल इमेज दिख गई तो बहुत बुरी चीज़ कर दी मैंने, फिर रिचुअल में लगोगे, फिर उसको हटाओगे, फिर कुछ करोगे। इसमें कभी कभी आप देखोगे बहुत सारा ऐसा लोगों को लगता है कि बॉडी फ्लूइड्स का भी दिक्कत हो जाता है। खैर कंटेमिनेशन में भी होता है, पर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान भी आपको लगेगा अरे ये तो गलत चीज़ है। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग से निकालनी है कि दुनिया में सारे लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो आपके लिए अनोखी नहीं है कि आपके लिए सिर्फ गलत है, आपके लिए उस पर बैन लगा हुआ है। ऑल राइट, राइट एंड रॉन्ग, परफेक्शन जिसको कहते हैं, परफेक्ट फीलिंग्स, परफेक्ट चीज़ करनी है मुझे। परफेक्शन हमेशा पेन लेके आता है, कई वीडियोस में बता चुका हूँ। परफेक्शन हमेशा कंपैरिजन लेके आता है, कंपैरिजन करते रहोगे कि सही नहीं किया, सही नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो हमेशा फंसे रहोगे। परफेक्शन इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप परफेक्शन से मत चलिए, आप अपने कंफर्ट से चलिए। ऑल राइट, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। फिर डेथ का, हार्म का, एक्सीडेंट का, इस तरीके के हार्म रिलेटेड OCD इम्पल्सेस कि मैं किसी को मार ना दूँ, मैं किसी को रोड में कुछ ना हिट कर दूँ, ये ना कर दूँ, वो ना कर दूँ, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको बहुत ज़्यादा कई बार देखने को मिलते हैं OCD के अंदर। कंटामिनेशन की तो हमने बात करी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ये लगता है केमिकल्स या टॉक्सिन्स या बीमार होने का डर, ये भी एक तरह का हेल्थ रिलेटेड OCD होता है। मैं बीमार ना हो जाऊँ, मुझे ये ना हो जाए, मुझे पॉइजन ना हो जाए, मैं ये ना हो जाए। चेकिंग करते रहते हैं, चेकअप्स करवाते रहते हैं, ये सब चीज़ें इंसान चालू रखता है अपनी। हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी भी होती है इसमें। हम देखते हैं कि जी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, तसल्ली नहीं हो रही, ये बीमारी तो नहीं है, वो बीमारी तो नहीं है, गूगल कर लिया, ये कर लिया, खुद के टोटके नुस्खे करते रहते हैं लोग। कुछ ठीक नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता, जीवन व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ठीक नहीं होगी क्योंकि थॉट की प्रॉब्लम है। एंड लास्ट है एक्सेसिव डाउट, पैथोलॉजिकल डाउट, रीअश्योरेंस करना, अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त नहीं कर पाना। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपकी हालत ख़राब हो गई, घर से ऑफिस आ गया तो याद आ रहा है घर पे ताला लगा कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में सर्टेन नहीं हो रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप देखो कोर में इन सब के डेंजर की ही दिक्कत है कि डेंजर हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ हार्म हो जाएगा।
वो हार्म ना कभी हुआ था, ना कभी होता है किसी और के साथ, ना कभी होगा आपके साथ। प्रोबेबिलिटी ज़िंदगी में बहुत कम है चीज़ों की, और हम ज़िंदगी को खुल के नहीं जिएंगे तो इन चीज़ों की सेफ्टी का क्या मतलब। बूढ़े हो जाएंगे 60 70 80 90 साल के हो जाएंगे, फिर क्या बोलोगे, मैं सेफ़ रहा, बस मैंने क्या किया जीवन में जी, सेफ़ रहा। उस सेफ्टी का क्या काम जो आपके जीवन को ही बिल्कुल सिकोड़ दे। आप सेफ़ तो इसलिए रहना चाहते हो ना कि जीवन जियो, लेकिन जब जीवन ही नहीं जी रहे तो सेफ्टी का क्या काम। सेफ्टी ही आपके लिए घातक हो चुकी है। तो ये आपको समझना है कि कैसे इन चीज़ों को आप देख रहे हो, इन चीज़ों के जुगाड़ करते रहोगे, इन चीज़ों को किसी तरीके से अरेंजमेंट करके, कुछ इधर उधर करके यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट, इट्स नॉट गोइंग टू गेट सॉल्व। ये सिर्फ उलझता रहेगा। जितना आप इसके अंदर जाओगे, सुलझाने की कोशिश करोगे, यू जस्ट कीप गेटिंग ट्रैप्ड इन दिस। Only answer and only answer to defeat the thought is to change your belief system through modern science called psychotherapy. I'm not saying it's the only solution, but this is the most scientifically proven, validated and evidence based protocol. इससे चलोगे तो ठीक हो जाओगे। ठीक है, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। एविडेंस बेस का मतलब भी समझ लो आप। देखो, एक होती कोई भी आपको कोई थेरेपी बता रहा है, आप कह रहा है ये कर लो, वो कर लो, लाल कपड़े पहन लो, ठीक हो जाओगे, टोना टोटका, ये वो नहीं है। साइंटिफिक टेक्निक्स एंड एविडेंस बेस्ड टेक्निक का मतलब है, अगर मैं आपको कहता हूँ CBT काम करेगी, या एक्ट थेरेपी काम करेगी, हैबिट रिवर्सल काम करेगी, ERP काम करेगी, ये सारी थेरेपीज और ऐसी कई सारी थेरेपीज ऐसी हैं जिनको OCD के हज़ारों हज़ार मरीजों पर टेस्ट कर लिया है, तब जाकर हमने इसको बोला ये एविडेंस बेस्ड है। भाई, इसमें हर एक इंसान ठीक हो रहा है। अगर हमने 100 लोगों पे किया तो इसमें 95 लोग या 98 लोग ठीक हो गए, 98-95% इसमें ठीक हो गए। और ये सिर्फ एक जगह की पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही। जब हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड थेरेपी या साइंटिफिक थेरेपी, इसका मतलब है हिंदुस्तान, चाइना, अमेरिका, यूरोप, कहीं भी कर लोगे तो लोग ठीक होंगे ही होंगे। ये इतनी वैलिडेटेड थेरेपी है। तो आप जो कर रहे हो, नुस्खे लगा रहे हो, कुछ करोगे, उससे आपको कोई ठीक होगे नहीं होगे, नोबडी नोज। ठीक है, लेकिन साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स आर मेंट टू ट्रीट एंड दैट इज स्पेसिफिकली मेड कि हर जगह के, हिंदुस्तान, अमेरिका वगैरह, हर जगह, यूरोप, हर जगह लोगों पे OCD पे टेस्ट किया है, उनको ठीक किया गया इन थेरेपीज़ के द्वारा। आप भी ठीक हो सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको राइट एक्सपर्ट चाहिए, जो इंसान जानता हो, जिसकी पकड़ हो OCD के ऊपर। थेरेपिस्ट जान लेना सब कुछ नहीं होता। तो बड़े सारे डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। अब कोई आप कार्डियोलॉजिस्ट है, जैसे मान लो दिल का डॉक्टर है, तो आप दिल के डॉक्टर के पास हड्डी जुड़वाने थोड़ी जाओगे। जबकि ऐसा नहीं कि उनको हड्डी की नॉलेज नहीं होगी। जब उन्होंने अपना मेडिकल साइंस का बैचलर्स किया है तो उन्होंने हड्डी भी पढ़ी होगी, ठीक है, ऑर्थो भी पढ़ा। लेकिन आप जाओगे तो उनके पास हार्ट के लिए ना, हड्डी की इन्फॉर्मेशन तो नहीं पूछोगे कार्डियोलॉजिस्ट से। वैसे हड्डी के डॉक्टर से आप दिल की इन्फॉर्मेशन नहीं पूछोगे। एक्सपर्टीज़ का मतलब समझो, यानी कि एक डॉक्टर जो 24 घंटे दिन में या मैक्सिमम डेज एक ही तरीके के मरीज़ ठीक कर रहा है, उसकी पकड़ कितनी होगी। जो एक आम सब पेशेंट्स को देखने वाला, जो हर एक किस्म का पेशेंट दिन में 50 अलग अलग पेशेंट देख रहा है, वो इंसान, एक नॉर्मल काउंसलर या जो भी इंसान, लाइफ कोच वगैरह, समझिए आप, हर इंसान की एक एक्सपर्टीज़ होती है। ठीक है, एक्सपर्टीज़ का मतलब है कि अगर कोई चीज़ दूसरा डॉक्टर या दूसरा प्रोफेशनल आपको ठीक करेगा 20-50 सेशन में, तो एक एक्सपर्ट उसको ठीक कर सकता है 10-5 सेशन में, क्योंकि उसको उस बात की जड़ पता है, नब्ज़ पकड़ ली है उसने उस चीज़ की। तो दैट इज़ हाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर प्रोफेशनल। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे ही इलाज कराओ या मैं ही इसका पूरा परम ज्ञानी या वही भगवान हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन एक्सपर्टीज़ इज़ दी एक्सपर्टीज़। ठीक है, जैसे मैंने कहा, याद रखना, दिल के डॉक्टर के पास घुटने की हड्डी का इलाज ढूंढने नहीं जाते हम। तो वैसे ही आप करना, अपने दिमाग को एकदम सही डायरेक्शन में ले जाओगे, राइट अप्रोच लोगे। भले ही आपको थोड़ा टाइम, थोड़ा इन्वेस्टमेंट, पैसा, ये सब लगेगा, और कोई छुपी हुई बात नहीं है इसमें। कोई ट्रीटमेंट फ्री में नहीं होता, चाहे आप कोई भी करवा लो। ठीक है, हर चीज़ में पैसा लगता है, लेकिन ये पैसा आपका पैसा उड़ाना नहीं है, ये पैसा इन्वेस्टमेंट है। आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी तो आप डबल ट्रिपल तरीके से लाइफ जी पाओगे। पैसा कमाते हैं हम कंफर्ट और लाइफ को जीने के लिए, और लाइफ ही नहीं जी पा रहा तो पैसे का किस काम का, है ना। आपके घर परिवार को पूछो कि क्या वो खुश हैं आपको ऐसे देखते हुए, सफ़र करते हुए? नहीं, खुश नहीं है। तो आगे बढ़ना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना है, पैसे भी लग जाएंगे, लेकिन आप ठीक हो जाओगे ना तो पूरी दुनिया खुश होगी। आपके जो अपने हैं ना, आपके घर वाले, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, दोस्त, परिवार, ये सब खुश होंगे आपको देखकर। ये कभी ये नहीं कहेगा तूने पैसा लगा दिया इतना सारा। दे विल बी हैप्पी टू सी दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, खुश हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, नौकरी कर रहे हो। दे विल बी वेरी हैप्पी टू सी यू। उस खुशी से अनमोल कुछ नहीं है। प्लीज़ टेक द राइट डिसीजन। दिस वॉज अगेन अ लॉन्ग वीडियो बट अ मैसेज फ्रॉम माई साइड। टेक इट, मेक इट एंड लिव योर लाइफ बेटर। सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। मैं एंग्जाइटी, OCD, डिप्रेशन, रिलेशनशिप्स, इन सब की बातें करता हूँ मेंटल हेल्थ के थ्रू।
एक प्रोफेशनल हूँ तो साइंटिफिक बातें करता हूँ, कोई एरी गैरी फालतू की इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ नहीं शेयर करता हूँ, और अगर कभी करूँगा हंसी मजाक तो बता देता हूँ कि भाई ये फ़न के लिए बोल रहा हूँ। सब्सक्राइब तो करना ही है, शेयर भी करिए वीडियोज़, अगर कोई आपके लव्ड वन सफ़र कर रहे हैं, चैनल को बेल आइकन दबाइए, इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचती है। देखिए बहुत लोगों का भला होता है, आप सोच रहे हो आप वीडियो देख रहे हो तो आप अपने लिए देख रहे हो, एक्चुअली आप जब वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो या लाइक कर रहे हो या आप शेयर कर रहे हो, आप बेल आइकन, आपका कोई भी एक्शन इस वीडियो पे सिर्फ आपकी मदद नहीं कर रहा है, वो हर एक OCD के या एंग्जाइटी से जूझते हुए आदमी तक ये वीडियो को पहुंचा देगा, क्योंकि ऐसे ही एल्गोरिदम वर्क करती है और उस हर इंसान का भला हो रहा है आपकी वजह से। सो इट इज़ अ वेरी गुड डीड, एक बहुत पुण्य का काम है मेरे हिसाब से। प्लीज़ करिए, इसमें भागीदार बनिए, मेंटल हेल्थ रिकवरी में अपना भी सपोर्ट, अपना भी योगदान दीजिए। एंड टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट, कीप बीटिंग योर मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक अ प्रो।